ओके। हेलो दोस्तों, आज हम रस, छंद और अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पूरा ग्रामर जिसमें आप कविता, काव्य क्या है, शब्द शक्ति, शब्द गुण, मतलब टोटल ग्रामर और साहित्यिक पोर्शन वाला जो हिस्सा है आप लोगों के एग्जाम में आएगा वो 21 मार्क्स का। तो उसमें जो खास टॉपिक्स हैं उसको सबको कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है रस। तो रस में सबसे पहले अपने को परिभाषा देंगे। रस की परिभाषा, रस क्या होगा दोस्तों? कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने, सुनने और देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उस आनंद को हम क्या कहते हैं? रस। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की उत्पत्ति होती है उससे ही रस कहते हैं। हो सकता है वो पूछे भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा। भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि क्या कहते हैं कि रस क्या है? भरत मुनि का कहना है रस उसके अंगों से मिलकर बनने वाला, अंगों से मिलकर उत्पन्न होने वाला आनंद ही क्या है? रस। कौन से अंग है रस के? तो ये कहता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस बनता है। दो डेफिनेशन वेरी एमपी है। सबसे पहला तो कविता, कहानी, उपन्यास को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद आता है वही रस है। भरत मुनि के अनुसार चारों अंग जो होते हैं रस के, उनके मिलने से जो बनता है वही रस है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा रस के बारे में क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर डेफिनेशन के बाद रस के अंग। तो दोस्तों रस के अंग कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक, स्थायी भाव क्या होता है? टोटल, अच्छा कुल रस कितने हैं? कुल रस कितने हैं? तो 10 रस। ठीक, जितने रस होंगे उतने टाइप की फीलिंग्स हमारे मन के अंदर पहले से मौजूद हैं। हर रस के लिए एक स्थायी भाव होगा, तो स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 10। विभाव कितने हैं? 2। आलंबन और उद्दीपन, आलंबन और उद्दीपन। ओके, स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव सबके हृदय में पहले से मौजूद होते हैं जिनकी वजह से रस उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। विभाव क्या होता है? विभाव स्थायी भाव का कारण है। पूछेगा नहीं डेफिनेशन एमपी बोर्ड में, विभाव स्थायी भाव का कारण है। विभाव क्या होता है? आलंबन। आलंबन उसको कहते हैं जिसके मन के अंदर स्थायी भाव जागता है, उस इंसान को बोलेंगे आलंबन। उद्दीपन, जिस वजह से स्थायी भाव जागृत होता है उसको हम बोलेंगे उद्दीपन। अनुभव क्या होता है? रस जागृत हो जाने के बाद जो क्रिया, एक्टिविटी की जाती है, जैसे डर के मारे कांपना, तो कपाना क्या हो गया? अनुभव हो जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। संचारी भाव वो भाव हैं जो मन में क्षणिक रूप से उत्पन्न होते हैं और खत्म हो जाते हैं। वापस से बात करते हैं, रस के अंग कितने हैं? 4। स्थायी भाव कितने होते हैं? 10। विभाव वो होते हैं जिनकी वजह से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। विभाव कितने हैं? 2। आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव क्या होते हैं?
रस जागृत होने से जो एक्टिविटी इंसान करता है उसे क्या कहते हैं हम अनुभव। संचारी भावों की संख्या कितनी है 33। ये वेरी आईएमपी है, आपको याद करना ही करना है। रस कितने हैं कुल 10, रस के अंग कितने हैं 4, स्थायी भाव कितने हैं 10, विभाव कितने हैं 2। अनुभाव क्या होता है जिस रस उत्पन्न होने से जो एक्टिविटी की जाती है वो अनुभव। जैसे भालू को देखकर कपकपाना। संचारी भाव कितने हैं 33। ओके नाउ रस, सबसे पहला जो रस है ओके श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे, श्रृंगार रस और इसका स्थायी भाव है रति या प्रेम। ओके श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछेगा क्या लगाना है, रति या प्रेम। श्रृंगार रस वहाँ होता है जहाँ नायक और नायिका के प्रेम की बात होती है, वहाँ कौन सा रस उत्पन्न होता है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस दो है, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। ओके अगर आप संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार की बात करते हैं तो इनका अगर एग्जाम्पल याद रहे, उदाहरण याद रहे तो ज्यादा अच्छी बात है। इसका भी अगर उदाहरण आपको याद होता है तो ज्यादा अच्छी। जैसे एक उदाहरण मैं बोल के बता देता हूं आपको कि राम के रूप निहारती जानकी। ये राम के रूप निहारती जानकी, बस इतना लिख देना, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। उधर लिख देना वियोग में मधुवन तुम कतरह हरे, मधुवन तुम कत रहत हरे। ओके यहाँ पे वियोग की बात हो रही है, गोपियाँ पूछ रही हैं कि हरि तुम कहाँ रहते हो मधुवन में, हमें नहीं मिलते कभी। ओके उसके बाद आते हैं हास्य रस। उसके बाद हम बात करते हैं हास्य रस की। हास्य रस का स्थायी भाव है हंसी। हास्य रस का स्थायी भाव है हंसी। हास्य रस स्थायी भाव हंसी। जैसे उदाहरण लिखेंगे, मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ, एक हाथ से 2 पापड़ तोड़ सकता हूँ, 2 पापड़ तोड़ सकता हूँ। जहाँ हमें हंसी आ जाए सुनकर, देखकर, पढ़ के, वहाँ हंसी हास्य रस होता है। नेक्स्ट होगा रौद्र रस। रौद्र रस इसका स्थायी भाव होगा क्रोध। जहाँ चीजों को पढ़कर सुनकर गुस्सा आने लगे, जैसे श्री कृष्ण के सुनवचन, सुनवचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसके आगे भी कुछ होता है, इतना ही ना। नेक्स्ट है भयानक रस। भयानक रस, नेक्स्ट है भयानक रस। स्थायी भाव है भय। उधर गजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से। उदाहरण क्या होगा, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से। उधर गरजती सिंधु लहरियां, ओके, कुटिल काल के जालों से। फिर से हास्य रस का स्थायी भाव हंसी। उदाहरण लिखेंगे, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय। नेक्स्ट जरूर पूछेगा एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में कि इसका स्थायी भाव क्या है, उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट है वीर रस। वीर रस जहां सुनकर उत्साह आ जाए, जोश आ जाए, तो वहां पे कौन सा रस होगा, वीर रस। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। इसको लिख रहा हूं, आप खुद से लिखेंगे। अद्भुत रस जहां देखकर सुनकर हमें अद्भुत आश्चर्य हो, वहां पे कौन सा रस होगा, अद्भुत रस। ओके जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना। उदाहरण, बिनु पग चले सुने बिनु काना, ठीक है, बिनु कर कर्म करे बिनु काना। ओके लिखेंगे। उसके बाद आते हैं करुण रस। करुण रस
करुण रस वहाँ होगा जहाँ इसका स्थायी भाव शोक है, दुख होने लगे, किसी पे दया आने लगे, वहाँ करुण रस है। उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कभी हल्दी के हाथ, मतलब अभी उसके माथे पे सहरा बंधा था, अभी हल्दी लगी थी और उसका देहावसान हो चुका है, यानी डेथ हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट है विभत्स रस। विभत्स रस, जहाँ हमें किसी चीज को पढ़ के सुन के घिन आने लगे, वहाँ होता है विभत्स रस। जैसे सिर पर बैठे हो काग, आँख की दो खाद निर्धारण। जब इंसान की डेड बॉडी डेड हो जाती है तो मान लो बॉडी का कोई काम नहीं, सिर पर आँख को फेंक दिया जाए, बैठी हो काग और कौवा माथे पे बैठ कर आँखें निकाल के आँख दो निकाल के खा रहा है, आपकी आँख खा रहा है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा रस है? विभत्स। इसका स्थायी भाव है घृणा, घृणा आ जाए। ओके, नेक्स्ट है शांत रस। शांत रस, जहां इंसान सांसारिक रिक्तियों से विरक्त हो जाए, सांसारिक जिम्मेदारियों से उसको संसार कुछ ना लगने लगे, तो वहां बोलेंगे हम शांत रस। जैसे यह जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन में, जैसे शांत रस, सब कुछ खत्म, दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो वहाँ कौन सा रस होगा? शांत रस। यहाँ पे उदाहरण दिया है, सुन मन मूड सिखावन मोरो। सुन पिछली 2024 में आ चुका है, स्टेट बोर्ड में IMP है। सुन मन मूड सिखावन मोरो, सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लेहियो न काहू सुख सट, यह सभी सवेरे। हरि की भक्ति में ही सब कुछ है, दुनिया में बाकी कुछ भी नहीं देखा है। यहाँ पे कौन सा रस है? शांत। शांत का स्थायी भाव है वैराग्य या निर्वैराग्य। वैराग्य, वैराग्य का मतलब यहाँ पे संन्यास, खत्म सब कुछ, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, मृत्यु ही सत्य है। नेक्स्ट है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, जहाँ माँ और बेटे, पुत्र और माँ के प्यार का वर्णन हो, प्रेम का वर्णन हो, वहाँ वात्सल्य रस होता है। ठीक है, जहाँ बच्चों के चेष्टाओं को देखकर माँ के मन में जो आनंद की उत्पत्ति होती है उसे वात्सल्य रस कहेंगे। कबहु शशि मांगत करी हरि करे, जैसे उदाहरण में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ममता। स्थायी भाव क्या होगा इसका? ममता। यहाँ बोल रहा है कबहु शशि मांगत आरी करे, आरी मतलब जिद करे, कभी चंद्रमा मांगने की जिद करे, कबहु प्रतिबिंब निहारी डरे, कभी अपनी परछाई को देखकर डर जाए। उदाहरण लिखेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। इस तरह से 10 रस मैंने आपको बताया। सबसे पहला रस था श्रृंगार, श्रृंगार का स्थायी भाव था रति। उसके बाद वीर, वीर का रस स्थायी भाव जोश। उसके बाद अद्भुत का स्थायी भाव आश्चर्य, करुण का शोक, विभत्स का घृणा, और भी ऐसे कई सारे मैंने रस बताया आपको, अद्भुत का आश्चर्य। ठीक है, इसके बाद जो भी टॉपिक आता है, क्वेश्चन आपको आएगा कि रस का स्थायी भाव एक उदाहरण लिखिए, या लाइन लिख के दे देगा कि इसमें रस कौन सा है, उसका स्थायी भाव लिखिए। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ वो मेरा टॉपिक है अलंकार। सबसे पहली बात होगी अलंकार की परिभाषा। तो भैया अलंकार का जो मतलब है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन, इसके अलावा कुछ याद नहीं है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। ओके, अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार 3। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, और तीसरा है उभयालंकार। देखिए, जहां शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़े, या जहां शब्द के अर्थ के कारण शोभा बढ़े, और जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण शोभा बढ़े,
वहाँ अर्थालंकार होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अलंकार क्या है। ओके, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार जरूर लिखे हैं, उदाहरण के साथ याद करें। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं 4-5 टाइप के अलंकार आपके सिलेबस में हैं। पहला अलंकार मैं बता रहा हूँ भ्रांतिमान अलंकार। क्या बता रहा हूँ? भ्रांतिमान अलंकार। पहला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। जब किसी लाइन को पढ़कर किसी का किसी से भ्रम होने लगे, जैसे आप गए और आपने देखा कि यार हमारे फलाने भाई जैसा कोई इंसान दिख रहा है, और मान लें कि ये हमारा वो भाई है। ओके, जैसे आपने राम आपका भाई है, आप कहीं मार्केट में गए और आपने पूरा हाव भाव सब देख लिया कि यार ये राम खड़ा हुआ है, लेकिन आप जब पास से जाकर देखते पता चलता है ये राम नहीं है, एक्चुअली वो राम नहीं है, और आपने उसको क्या मान लिया? राम। तो कौन सा अलंकार था ये? भ्रांतिमान अलंकार। ओके, उदाहरण इसका परिभाषा लिखते हैं। जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण, जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ओके, ये डेफिनेशन जरूर याद करें। अब एक उदाहरण देखेंगे, जैसे जान श्याम घनश्याम। उदाहरण वेरी आईएमपी लिख के आइएगा। जान श्याम घनश्याम। घनश्याम को श्याम को बादल समझकर नाच उठे बनमोद। नाच उठे बनमोद। भ्रांतिमान मतलब उनको बादल, श्याम को देख के ऐसे लगा, श्री कृष्ण को देख के ऐसे लगा कि बादल आ चुके हैं, बारिश आने वाली है, वो नाच उठते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल और। चंद के भ्रम हो मोद है कुमोदनी को। ओके, चंद के भ्रम हो तो मोद हो कुमोदनी को, यानी चंद्रमा को देखकर फूल जो है वो मुरझा जाते हैं या बंद हो जाते हैं। अगला है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार वेरी आईएमपी यहीं से पूछेगा। संदेह अलंकार, अभी हमको एक भ्रम हो गया था कि यार वो आदमी है ये, जैसे शाम को देख के लग गया कि घनश्याम है मोरों को, लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ कन्फ्यूजन रहेगा, ये है या ये है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जहाँ रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर, जहाँ रूप, गुण आदि की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यहाँ यह निश्चय कर पाना मुश्किल हो कि यह वस्तु कौन सी है। ये दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाए कि यार ये ऐसा भी दिख रहा है, ऐसा भी दिख रहा है, आखिर है क्या। बड़ा अच्छा उदाहरण है इसका फनी, जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी। नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी। बड़ा अच्छा उदाहरण है। भ्रांतिमान अलंकार के बाद विरोधाभास अलंकार करेंगे। भ्रांतिमान के बाद विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। यहाँ पे
इसके डेफिनेशन में हम बोलेंगे जहां किसी पदार्थ गुण या क्रिया में, जहां किसी पदार्थ क्रिया या गुणों में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास होगा। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि एक्चुअल वो चीज है नहीं, पर उसके विरोधी चीज नजर आती है। जैसे वाह मुख की मधुराई कहाँ, वाह मुख की मधुराई कहाँ। ओके, मीठी लगे अखियान मीठी लगे अखियान नाई। ओके, यहाँ कहना चाहिए कि यार देखो, अब वो बात नहीं है, चेहरे पे वो मिठास नहीं है, बस आंखों के अंदर अब आंसू ही क्या लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। ओके, तो विरोधी चीजें यहाँ मौजूद हैं। अगला है सांग रूपक अलंकार। सांग रूपक अलंकार कह रहा है जिस रूपक में उपमेय के अंगों अथवा अवयवों को उपमान के अंगों के साथ आरोप किया जाता है, वह सांग रूपक अलंकार। देखो, ये कुछ इसमें थोड़ा कठिन वर्ड है, समझने की कोशिश करेंगे। लिखते हैं पहले, जिस रूपक में उपमेय के अंगों अवयवों पर उपमान का आरोप। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे लिखा है, बीती विभावरी जागरी अमन पंगट में डूबो रही तारा ढूंढ। ओके, सुनिए, सबसे पहले लिखेंगे रूपक और उपमेय में उपमान का आरोप। कहने का मतलब यह है कि किसी को किसी के जैसा बता के, जैसे उन्होंने यहाँ पे बोला है, बीती भावरी जागरी अंबर पंगट में डूबो रही तारा को पूछा नहीं। ये कह रही कि जो रात है वो क्या कर रही है, तारा अपने तारे सितारों को कहाँ डुबो दे रही है, पंगट। यानी कि यहाँ पे उपमेय कौन है, चांद तारे वगैरह, और रूपक कौन है, किसकी तुलना, किससे तुलना कर रहे हैं, मतलब चांद तारों से। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लिख देता हूँ। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग। इतना उदाहरण लिख पाएंगे। उसके बाद आता है व्यतिरेक अलंकार। यहाँ पे ना किसी को किसी के जैसे बताया, जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, यानी कि पहाड़ी पर उगते सूरज को छोटी पतंग की तरह बताया। ओके, लेकिन अब अगला जो व्यतिरेक अलंकार होगा, व्यतिरेक अलंकार, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें उपमान से भी श्रेष्ठ। उपमान मतलब जिससे तुलना की जा रही है, जैसे मुख की तुलना चांद से की जा रही है मान, और उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे की जा रही हो, जिसकी की जा रही है। यहाँ क्या होगा, व्यतिरेक में
जैसे बोला कि राम शेर की तरह बहादुर है, यहाँ मान लो राम शेर की तरह बहादुर है, तो राम कौन है? उपमेय, और किसकी तरह? शेर की तरह। यहाँ क्या करें? राम शेर से भी बहादुर है, यानी कि उपमान का उपमेय से भी ज्यादा आगे बढ़ के बात कर देना। जैसे यहाँ पे बोला जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। ओके, या फिर उदाहरण लिख लो, राम शेर से भी बलवान, शेर से भी बलवान है। इसकी डेफिनेशन होगी उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताना। जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया गया हो, उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बता दिया गया हो, किसी की कंपैरिजन कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा आगे बढ़ गए, तो वो होगा व्यतिरेक अलंकार। अलंकार इतना ही है। ओके, हाँ, ओके। नाम हम बात करेंगे छंद की। छंद किसे कहते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन आएगा परिभाषा। तो याद देखिए, कोई भी कविता में मात्रा वर्णों के क्रम और उनके तुक के अकॉर्डिंग उनकी रचना की जाती है, उसे ही हम कहेंगे छंद। तो कविता के रचना विधान को हम क्या कहते हैं? छंद। इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं। कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं। एक लाइन और लिखते हैं। मात्रा या वर्ण की गणना या क्रम के आधार पर, मात्रा या वर्ण की गणना के आधार पर काव्य की रचना की जाती है। जहाँ काव्य की रचना की जाती है वहाँ छंद होता है। ओके, बात करते हैं प्रकार। तो छंद के प्रकार या भेद हैं तीन। कितने हैं? तीन। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, मात्रिक मतलब मात्राओं के आधार पर गणना करते हैं, छंद रचना करते हैं। पहला वार्णिक छंद, वर्णों के आधार पर रचना करते हैं। फिर तीसरा होगा मुक्तक छंद, जहां ना तो रचना का ध्यान रखा जाएगा, सॉरी मात्रा का ना वर्णों का, वहां होगा मुक्तक छंद। ओके, वार्णिक, मात्रिक और मुक्तक। उसके बाद हम जो आपके सिलेबस में है उन छंदों के, यहाँ पे मात्रिक छंद दो प्रकार के होते हैं, सममात्रिक और विषम मात्रिक। छंद के अंक कितने हैं? 6। छंद में गण कितने हैं? गणों की संख्या IMPI ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 8 है। गण क्या होते हैं? 3-3 समूह हो, 3-3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। ओके, अब कुछ नए कुछ छंद है जो आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जा चुका है वार्णिक छंद, जिन छंदों की रचना वर्णों की गिनती के आधार पर होती है उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। जिन छंदों की रचना मात्राओं के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। वार्णिक छंद है सवैया, इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा। मात्रिक छंद है दोहा, सोरठा, हरिगीतिका। ओके, हरिगीतिका। सोरठा छंद, ये मेरी IMP पूछना ही चाहिए इस बार इसको, सोरठा छंद को। तो दो बातें लिखेंगे। सोरठा छंद दोहा का उल्टा है, इसमें विषम चरणों में 11-11 मात्रा। पहली बात, दोहा का उल्टा, दोहा छंद का उल्टा विषम चरणों में 11-11 मात्रा, सम चरणों में 13-13 मात्राएं, 13-13 मात्राएं। ओके, जैसे जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करी बर बदन, करव अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुख गुण सरल। उदाहरण लिखेंगे तो नंबर मार्किंग अच्छी होगी, इस बात को याद रखिए। ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उदाहरण, जो सुमिरत सिद्धि होई, जो सुमिरत सिद्धि होई
गणनायक कलिबर बदन, गणनायक कलिबर बदन, ये एक लाइन खत्म होती है। नेक्स्ट है मतलब 2 लाइन हो गई, 1 2, फिर तीसरा चरण शुरू होता है करव अनुग्रह सोई, करव अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ओके, याद रखिए सोठ का छंद दोहा का उल्टा है, विषम चरणों में 11-11, सम चरणों में 13-13, ये उदाहरण है, इसको याद करने की कोशिश करें। ओके, सोठा छंद के बाद है आपको कवित्त छंद, कवित्त छंद वेरी IMP 23 में आया MP बोर्ड में, अब इस बार 25 में आने के चांस है। कवित्त छंद एक मात्रिक वार्णिक छंद है, 4 चरण होते हैं। वार्णिक छंद 4 चरण होते हैं। कितने चरण होंगे? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण, याद रखें। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण मतलब अक्षर होते हैं, 31 अक्षर होते हैं। उसके बाद 16 और 15 पर यति होती है, 16 व 15 वर्णों पर यति होती है, यति होती है मतलब बात पूरी हो जाती है। जैसे भेजे मन भावन के उद्धव के आवन, सुधी बज गावनी में पावन जबे लगी। एक लाइन याद कर लेंगे, इनफ है। ओके, कौन सा कवित्त छंद वार्णिक छंद है, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। ओके, एक लाइन उदाहरण के मैं बोल के दिखा दे रहा हूँ। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी बज गावनी में पावन जबे लगी। ये है कवित्त छंद। उसके बाद आता है, अभी तक सवैया छंद पूछा नहीं है, लेकिन नहीं पूछा मतलब इस बार पूछेगा, और सिलेबस में है सवैया छंद, तो हम सवैया छंद पढ़ेंगे। सवैया छंद कहता है, सवैया छंद 22 वर्ण से लेकर 26 वर्ण होते हैं, कई प्रकार हैं। ओके, पहले तो इसमें देखो वार्णिक छंद है, कैसा है वार्णिक छंद, 22 से 26 वर्ण होते हैं। ओके, एक उदाहरण, शेष महेश गणेश दिनेश। उदाहरण में क्या लिखना है? शेष महेश गणेश दिनेश, जाहि निरंतर गावे, जाहि निरंतर गावे। ओके, उसके बाद आता है रुबाइयाँ। रुबाइयाँ आपके सिलेबस में है, रुबाइयाँ भी अभी तक नहीं पूछी गई। रुबाइयाँ कैसे बनी है, क्या है, हो सकता है रुबाइयाँ, छेद दे दें। रुबाइयाँ क्या है, तो इसको लेकर रुबाइयाँ अरबी शब्द रुबा से बना है, अरबी शब्द रुबा से बना है, याद करेंगे। उसके बाद लिखेंगे जिसका अर्थ है 4, इसका अर्थ है 4, जिसका अर्थ क्या है 4 है। फारसी में इसे तराना कहते हैं, फारसी में इसे तराना कहते हैं। क्वेश्चन आएगा रुबाइयाँ कौन सी भाषा का शब्द है, तो हम लिखेंगे रुबाइयाँ अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। अरबी फारसी की छंद शैली, इसमें 4 मिसरे होते हैं, इसमें 4 मिसरे यानी चरण, मिसरे होते हैं यानी कि चरण, मिसरे मतलब चरण। ओके, बस छंद, रस और अलंकार में इतना ही करना है, यही सिलेबस में है, इसके बाद कुछ आएगा नहीं। हो सकता है अब बुक और गाइड के हेल्प से लेकर कुछ अच्छा तैयार कर ले मटेरियल, या इसी वीडियो को बार बार देखें, जो मैंने बोला है उसको नोट्स बना लें। थैंक यू वेरी मच।